अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी और दुनिया की सियासत में जो तब्दीलियां हैं पिछले कई सालों में वो अचानक ही रूनुमा हो जाती हैं। और हमने ये भी देखा कि पिछले 10-15 सालों में बिलखुसूस जब से ये सोशल मीडिया इमर्ज हुआ है उसके बाद से जो दुनिया भर में सियासत है उसके अंदाज भी बदल गए हैं। पहले पाकिस्तान में हमने देखा कि 3 साल 8 माह हुकूमत करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म जो उस वक्त के थे इमरान खान, उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने ओहदे से सुबकदोश होना पड़ा। अब बरतानिया में तब्दीली आई है। बोरिस जॉनसन, जिन पे ये इल्ज़ाम लगा कि कोविड के दिनों में उन्होंने जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसकी खिलाफ वर्जी की और एक पार्टी जो है वो उसमें शरीक हुए और उसके बाद दीगर भी मामलात जुड़ते गए और बिलाखिर जो बोरिस जॉनसन हैं उन्हें अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। अब लिज ट्रस जो हैं वो बरतानिया की तारीख़ में तीसरी ख़ातून हैं जो किसी आला तरीन ओहदे पर फाइज़ होंगी और अब वो बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रही हैं। इससे कबल मार्गरेट और थेरेसा मे ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी हैं और मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बोरिस जॉनसन की काबीना में बतौर सेक्रेटरी लिज ट्रस ने खिदमात अंजाम दी हैं। और जो सुबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बरतानिया की अगली वज़ीर-ए-आज़म के पास इलाक़ाई अदम मसावात और महंगाई से निमटने और हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को मुत्तहिद करने का सही मंसूबा है। जॉनसन ने उन्हें फ़ैसला कुन जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि उनके पास महंगाई से निमटने, हमारी पार्टी और हमारे मुल्क को मुत्तहिद करने के अजीम काम को जारी रखने का सही मंसूबा है। अब वक्त आ गया है कि तमाम कंजर्वेटिव 100% उनके पीछे खड़े हों। और इस मौके पर पाकिस्तान के साथ तिजारत पर उनका कहना था कि कॉमनवेल्थ की सतह पर तिजारती मुआहिदे पर बातचीत के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस तरह का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का फौरी सबब होगा। और इसी तरह अगर हम देखें कि सितंबर 2021 में लिज ट्रस ने उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने ट्वीट भी किया बाद में कि शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात पाकिस्तान और बरतानवी के जो मुश्तरका मफादात हैं बशमूल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर बड़ा डिटेल उनकी डिस्कशन हुई थी। ये सारा मामला है। अब बरतानिया में जो सहाफ़ी हैं वो इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं, बरतानिया के अवाम इस तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं। जब इस तरह की तब्दीली आती है तो उस मुल्क के अवाम की नफ्सियात पर क्या असरात होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस सियासी तब्दीली के साथ साथ जो चैलेंजेस हैं मौजूदा हुकूमत को, क्या लिज ट्रस की कैपेबिलिटी इतनी है और उनके ऊपर इतना भरोसा है कंजर्वेटिव का कि वो इन सारे चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार होंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे टू न्यूज़ यूके के ब्यूरो चीफ ग़ुलाम हुसैन अवान साहब। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपके वक्त का। नीलम फवाद साहिबा समाजी रहनुमा हैं, माहिर नफ्सियात हैं। नीलम साहिबा आपका शुक्रिया। कैसर अब्बास साहब हमें टोरी पार्टी के काउंसलर हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कैसर अब्बास साहब। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, अब ये तब्दीली आ रही है और बरतानवी सियासत पे इसके असरात क्या होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखें, बरतानिया उसी पार्टी की हुकूमत है जिसकी पहले थी, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो चेंज हुए हैं। इससे पहले भी सारे टोरी पार्टी के बोरिस जॉनसन थे, लेकिन बोरिस जॉनसन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था जब ये पार्टी गेट स्कैंडल हुआ और पार्टी के अपने जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने अदम एतमाद किया, जिसके बाद जो ये सारा प्रोसेस हुआ कि टोरी पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी जो तब्दीली के लिए जो है ये सारी इलेक्शन हुआ और लिज ट्रस जो है वो आज उनका पहला दिन है, आज वज़ीर-ए-आज़म बन गई हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वही है महंगाई का, इन्फ्लेशन का, जो बरतानिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस है इस वक्त, लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है कि लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो है वो हीटर चलाएं या अपने बच्चों को खाना खिलाएं। ये सूरत हाल आ चुकी है क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं कि लोगों की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और लिज ट्रस जो है वो इन्होंने इन्हीं बातों के ऊपर जो है वो टोरी मेंबरान है उनके वोट लिए हैं कि मैं आकर सबसे पहले जो है वो एनर्जी क्राइसिस को हल करूंगी, बरतानिया की जो मईशत है उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करूंगी। तो अब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज से जो है वो शुरू हो चुका है। और टोरी पार्टी जो है वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट थी कि वो ऋषि सुनक को जिताएं या लिज ट्रस को, लेकिन जब इन्होंने अपनी माशी पॉलिसियों के हवाले से जो है वो एक क्लियर लाइन ड्रॉ की
और जिसके बाद जो है वो लोगों में ये उम्मीद पैदा हुई कि लिस्टर्स जो हैं ये जब जीत कर आएंगी तो ये ज़रूर जो है वो जो इस वक्त पिसा हुआ तबका है उसके लिए ज़रूर कुछ काम करेंगी। तो मेरा ख्याल है ये आज से उनका ये चैलेंज भी शुरू हो गया है और जो है वो एक बरतानिया अगर हम कहें कि नए दौर में जो है वो आज से दाखिल होगा जिसके अंदर जो है वो ब्रेक्जिट और कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा आवाम परेशानी का शिकार है और कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आने वाले जो चंद साल हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सके हैं बरतानिया की मईशत। अभी गुलाम हसन अवान साहब मजीद टेन्योर कितना होगा लिस्टर्स का? देखिए 2025 के अंदर इलेक्शन है और जो है वो आप देख रहे तकरीबन 3 साल हैं उनके पास। टाइम तो खैर खासा है। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ मज़ीद भी आता हूँ। आपने एनर्जी क्राइसिस की बात की है, फिर हमने इस साल ये देखा कि तारीख़ी एतबार से जो बरतानिया के अंदर हीट वेव आई वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हुकूमत के लिए, और उस हीट वेव ने एक इंडिकेशन दी कि जो बरतानिया का पुराना तर्ज़ रहन सहन है शायद उसमें भी कोई तब्दीली लाना पड़े। इस पर भी हम बात करेंगे। कैसर अब्बास साहब, आप काउंसलर हैं टोरी पार्टी के, हुकूमत अभी भी आपकी है, पहले भी आपकी थी, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से पॉलिसी शिफ्ट भी आएगा क्या? जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कंजर्वेटिव पार्टी का एक खासा है कि जितनी डाइवर्सिटी इसके अंदर है यूके में वो किसी और पार्टी के अंदर नहीं है। ये तीसरी खातून वज़ीर आज़म बनी है। और दूसरा, अगर आप बैम कम्यूनिटीज़ की तरफ से देखें तो ऋषि सुनक ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है फ्रंट पॉलिटिक्स के ऊपर आके। तो ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसने साबित किया है कि ये डाइवर्स है और सारी कम्यूनिटीज़ को साथ लेके चलती है। ये बिल्कुल ज़ाहिर है, पहले भी कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है हमारी गवर्नमेंट की या हमारी पार्टी की कि जब ये समझते हैं कि किसी एक शख्स को साथ हो सकता है यानी डिलीवरी में इश्यूज आ रहे हैं तो वो उसको बदलने में या उसकी अपनी जो राय है उसका इजहार करने में बिल्कुल नहीं झिझकते। और उसकी ये एक ताज़ा मिसाल है कि जब बोरिस जॉनसन के ऊपर लोगों ने अदम एतमाद किया या कुछ जो सेक्शन है उन्होंने समझा कि ये भी उनको एतमाद नहीं रहा तो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने नए सिरे से रिज़ाइन करके वो नए लोगों को मौका दिया। और लिज ट्रस मैं समझता हूँ कि एक बेहतर उम्मीदवार है जो सही तरह से जो चीज़ें हैं वो डिलीवर कर सकती हैं। नहीं, आपकी पार्टी की पॉलिसी, क्योंकि आप गवर्निंग पार्टी हैं, तो पार्टी पॉलिसी में भी कोई शिफ्ट आएगा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आएगा। क्योंकि देखें कोई भी जो नया लीडर आता है वो नई पॉलिसीज़ के साथ आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली जिस तरीके से अवान साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये इनका की फोकस है एक लिज ट्रस का। जिस तरीके से उसके अलावा क्लाइमेट और ग्रीन जो एनर्जी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नई पॉलिसीज़ आप देखेंगे। हेल्थ और सोशल केयर है उसके ऊपर आप इंशाल्लाह ताला चीज़ें देखेंगे। लेवलिंग अप जो बोरिस जॉनसन का एक मंसूबा था उसके ऊपर आप देखेंगे। जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आप वाज़ह फ़र्क देखेंगे। ज़ाहिर है जहाँ पे NHS के इशूज़ हैं और बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, लेकिन जो लिज ट्रस है वो एक नई पॉलिसीज़ के साथ, नए ताज़ा जज्बे और जोश के साथ जो आ रही हैं, तो यू विल सी इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिव चेंजेस। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हमारे जो दीगर मेहमान हैं उनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नीलम फवाद साहिबा, पहले प्रोग्राम में हमारी जब आपसे गुफ्तगू हुई थी इन्फ्लेशन पे और एनर्जी क्राइसिस की वजह से, आई रिमेंबर कि आप ये कह रही थी कि आपके पास जो केसेस हैं वो लोगों के बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, लोगों के घरों में एक स्ट्रेस और तनाव की कैफियत है। अब जब वज़ीर-ए-आज़म बदल गए हैं, लिज ट्रस आ चुकी हैं बोरिस जॉनसन साहब की जगह, तो आप समझती हैं कि लोगों की नफ्सियात पे भी इसका कोई पॉजिटिव असर पड़ा है? ज़ाहिर है एक उम्मीद तो होती है, जब इवन गवर्नमेंट्स बदलती हैं, पार्टियों की गवर्नमेंट्स बदलती हैं, तब भी एक उम्मीद होती है। लेकिन ये तब्दीली, एक ही पार्टी का दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आ गया, इसके असरात लोगों के जहन पे क्या हो रहे हैं? सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा और बड़ा वैलिड टॉपिक है। जो लिज ट्रस जो हमारी नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, ऑल्दो शी बिलोंग टू द सेम पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की हैं, लेकिन मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि बोरिस जॉनसन मुकाबला तो नहीं है क्योंकि सेम पार्टी का, पर शी इज़ वेरी मच केपेबल पर्सन एंड आई एम वेरी मच होप कि वो इस वक्त जो प्राइस ऑफ गैस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इस वक्त है और वो इसको डेफिनेटली उसको कंट्रोल करने में बड़ी अच्छी साबित होंगी, बिकॉज शी इज़ ए वेरी गुड पॉलिसी मेकर।
अभी आपने खुद भी बताया कि जितना उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से 2021 में बात की थी, और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की जो उन्होंने बात की कि उनके मसला कश्मीर उनका आपस का मसला, इसको भी बैठ के हल किया। तो मुझे जहाँ तक उनकी कन्वर्सेशन मैंने सुनी है, जितना उनको मैंने देखा है टीवी पे, मुझे अंदाज़ा है कि उनको बात करना, बात को संभालना और चीज़ों को सही मायनों में लेके चलने में बड़ी काबिलियत उनको, शी इज़ वेरी मच कंट्रोल पर्सन। उन्हें समझ में है कि किस वक्त जाएगा, किस वक्त को किस तरह से संभालना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन जो है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इतना एक्सपेंस हो गया है, और जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं इस वजह से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है इश्यू बन रही है यहाँ पे, घरों में लोगों की लड़ाई झगड़े, तनाव, स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली होप तो हमें बहुत है, और यकीनन लिस्ट जो है वो बहुत अच्छी इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगी। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि चीज़ें मेन से बिगड़ी हुई हैं। आपने अभी खुद सही कहा कि पैंडेमिक आया, 2 years के लिए हम लोग कितने पीछे चले गए, उसके बाद ब्रेक्सिट ने हमें 10 साल पीछे जाके फेंक दिया। मजीद ये कि इस वक्त डिवाइसेस और हाई टेक इतना आ गया है लंदन में, और आप सुपर मार्केट चले जाएं, आप बैंक चले जाएं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती चली जा रही है, डिवाइसेस मशीन्स आती जा रही हैं, उस वजह से भी लोगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। जाहिर बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पैसे कम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं नीलम साहिबा आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। हमें सादिया साहिबा ने ज्वाइन किया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपके वक्त का। सादिया साहिबा, ये जो बरतानिया के अंदर अब तब्दीली आई है, एक ही पार्टी का दूसरा वज़ीर-ए-आज़म आ गया, बल्कि ख़ातून वज़ीर-ए-आज़म आ गई। ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं, एनर्जी क्राइसिस है या इन्फ्लेशन बहुत मसला है, फिर रशियन यूक्रेन वार की वजह से यहाँ पे बहुत सी जो कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। पॉलिसी बोरिस जॉनसन वाली ही रहेगी लिज ट्रस की, या पॉलिसी शिफ्ट इनको देना पड़ेगा? और ब्रेक्सिट के बाद जो क्राइसिस हैं, क्राइसिस दर क्राइसिस आ रहे हैं बरतानिया में, आप समझती हैं कि शी इज़ इनफ कैपेबल टू कूप दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच मुझे कॉल पे लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आपने ये सवाल पूछा है कि ये कंट्रोल कर पाएंगी कि नहीं, तो आई गेस जो बोरिस जॉनसन की जो पॉलिसीज थी वो डेफिनेटली उस वक्त जो मेन की बंदे थे वो ऋषि सुनाक थे जो लीड कर रहे थे। अब चूंकि वो अब नहीं है, और सुनने में भी यही आ रहा है कि ये इनकी कैबिनेट में बिल्कुल भी नहीं शामिल होंगे। कुछ मेंबर्स हैं जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो कि बिल्कुल अब इस कैबिनेट में आपको नजर नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली पॉलिसी जो चेंज तो वो होगी। और जो असल जो इशू शुरू हुआ है वो ये है कि देखिए जिस वक्त कोविड आया है तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पैसे मार्केट में फ्लोट किए, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बेस जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई हो गई। अब जब उसके ऊपर उसको ख़त्म करने की बारी आई तो इन लोगों ने बजाय सप्लाई बेस्ड रिफॉर्म देने के इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। और मेरा क्योंकि इन लोगों के साथ मैं खुद भी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा क्योंकि इनसे मुलाकात भी होती है, तो एक्चुअली में मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी ऋषि सुनाक से कि बिकॉज इट्स नॉट, ये फेयर नहीं है कि आप जो है जब पैसे देने की बारी आती है तो आप बिजनेसेस को पैसा दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी वो अपने पाँव पे खड़े रहें। डेफिनेटली बिजनेसेस हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हीं की वही हमारी बैकबोन है। लेकिन हुआ ये है कि काफ़ी सारे लोग जो कि HMRC की जो रिपोर्ट के मुताबिक 3 मिलियन पाउंड वेस्ट किए गए हैं, ऐसे बिजनेसेस को पैसा मिला जिनको नहीं पैसा मिलना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया कि जब वो पैसा उन्होंने वापस लेने की बारी आई तो सैलरीड इंडिविजुअल से कट किया है। तो ये सवाल मैंने बल्कि इनसे पूछा ऋषि से कि ये आपकी बहुत गलत पॉलिसी नहीं रही है, तो उसके ऊपर वो कहता नहीं फ्रॉड रेट पे हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी काफ़ी कम है। लेकिन कम है का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कितने लोगों को ऐसे पैसा दिया गया है जिनको नहीं देना चाहिए था, उसका अब ये हम लोगों को भुगतना पड़ा है कि इन्फ्लेशन उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगी क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा मनी सप्लाई हो गई थी कि आप यकीन करें कि लोग जबकि काम नहीं कर रहे थे तो बजाय इसके कि उनको वो चीज़ फील होती, वो उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया था। उनके पास इतना पैसा आ गया था कि हमारी यहाँ की हाउसिंग मार्केट 20% से ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने देखी है कि उसमें हाउस प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अब जब हम लोग ये बात करते हैं कि तो ये वाली बिल्कुल इनकी ठीक नहीं थी पॉलिसी, मैं तो इससे बिल्कुल नहीं एग्री करती हूँ। जो अब जो बात हो रही है, और दूसरा ये क्योंकि जब इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं तो आपके नेशनल इंश्योरेंस और बाकी टैक्सेस बढ़ा दिए जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के कटेंगे।
जबकि जो लिस्ट ट्रस्ट है उनका ये मानना था, और जो कि मैं क्योंकि मैं उनसे लिस्ट ट्रस्ट से भी मुलाकात हुई है मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बिल्कुल इस एग्री करती हूँ इस पॉलिसी के, हम लोगों को पे आउट नहीं देने हैं, क्योंकि पे आउट से होता ये कि पैसा ज्यादा मार्केट में फ्लोट हो जाता है, वो ज्यादा आपके लिए एस्पायरिंग उसका इफेक्ट जो होता है ना वो ज्यादा बुरा है फिलहाल इकोनॉमी। सही है, जरा हम इस पे आएंगे। ये तो आप एक एस्पेक्ट की बात कर रही हैं। हमें कैसर चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक में चैशम हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब ये बताइएगा, जो इंटरनल क्राइसिस था टोरी पार्टी के अंदर, अब वो आप समझते हैं कि वो थम चुका है? और जिस तरह अभी सादिया भी बात कर रही हैं कि मिनिस्टर्स जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में थे अब शायद वो लिस्टर्स की कैबिनेट में हमें नज़र ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, अभी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई है ऋषि से और लिज से, उसमें दोनों ने यही कहा है और जो मेंबर्स हैं वो भी यही चाहते हैं और उनका भी हमेशा से यही रहा है कि पार्टी को रीयूनाइट किया जाए और साथ मिलकर काम करें। और अगर आप उसकी ऋषि की स्टेटमेंट ले लें जो लास्ट उसकी है, तो वो यही कह रहा है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। वो कैबिनेट तो ऑफकोर्स उन्होंने नई फॉर्म करनी है, नई कैबिनेट बनेगी, फिर उस तरह से डील करेंगे। लेकिन असल में जो मेन स्टैंड है वो यही है कि पार्टी को रीयूनाइट किया जाए, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए ताकि हम मेजॉरिटी से फिर से जीत सकें। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं वो कहना चाहूँगा। एक तो लेवलिंग अप है, लिविंग कास्ट है, और जो मेन क्राइसिस हैं वो एनर्जी के हैं। जो जैसे कि लिस्ट ने कहा है कि मेरी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको टैकल करना है। और वो कह रही थी कि मैं कोशिश करूँगी इनको जो प्राइसेस हैं इनको फ्रीज किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल इशू सिर्फ यहाँ यूके में नहीं है, अगर आप यूरोप में जाएं तो वहाँ पे भी इसी तरह से इशू चल रहे हैं, बाकी रहती दुनिया में भी इसी तरह से हैं। तो जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना, और फिर बैन मेरी टैक्स की बात कर रही थी तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो टैक्स कट करेंगे, नेशनल इंश्योरेंस है या और टैक्सेस हैं उनको भी कट करेंगे। उनकी गवर्नमेंट से पहले ही, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो में था लेवलिंग अप, तो जो है वो आम लोगों की भी मदद की जा रही है, ना सिर्फ बिजनेसेस को। स्मॉल बिजनेस है वो तो ज़रा ऑफ कोर्स बैकबोन होता है, लेकिन लोगों की भी उस तरह से हेल्प की जा रही है। अभी 600 पाउंड तक जो है वो उन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में फर्स्ट पार्ट जो है लोगों को मिल चुका है। एक 300 समथिंग बहुत से लोगों को हेल्प मिली है, जिसमें उन्होंने टैक्स रीबेट है वो भी दिया है 150 पाउंड, और मेरे ख्याल में फिर से अभी दोबारा से दिया जाएगा। जो पॉलिसी है वो ज़रा ऑफ कोर्स चेंज होगी। रशीद ठीक है, ही वाज वेरी गुड इन फाइनेंस, बट इनकी भी एक सही है। मैं ज़रा कैसर अब्बास साहब, बरतानिया में एनर्जी क्राइसिस की रीज़न क्या वही जो ग्लोबल क्राइसिस है वही है या कोई और है? और दूसरा, कैसे लिस्टर्स क्या करेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हाई प्राइजेज़ हैं, कॉस्ट हाई है। क्या सब्सिडाइज किया जाएगा, टैक्स पे रिबेट दिया जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि पॉलिसी क्या होगी लिस्टर्स की? देखिए जी, एक ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि ये जो फैक्टर्स है ना, जो भी अभी मौजूदा सूरत हाल है, वेदर दीज आर एनर्जी क्राइसिस या इन्फ्लेशन का मसला है, प्राइसेस का मसला है, सप्लाई का मसला है, ये सिर्फ यूके के साथ नहीं है। ये हमें वी हैव टू मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, ये अक्रॉस द ग्लोब है। और उसमें एक बड़ा फैक्टर आपको पता है, ये जो कोविड की सिचुएशन थी, ये वहाँ पे सप्लाई और डिमांड का बहुत ज़्यादा इशू था। डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई लाइन पूरी मुतासर थी। दूसरा, यूके के साथ अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर वो ब्रेक्सिट की वजह से वो भी एक उसके अंदर फैक्टर है। और तीसरा जो है सबसे बड़ा, वो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसके अंदर है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे वीट्स आ रही या क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आ रही हैं। उसके अलावा गैस और ऑयल की काफ़ी वहाँ से ज़्यादा वो जो सप्लाई है वो आ रही है। तो उसकी वजह से ये चेंज आया, और ये सिर्फ यूके के अंदर नहीं है, ये यूरोप के अंदर है, पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये किया है कि बजाय इन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये हमें मानना पड़ेगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन ये वो गवर्नमेंट है जिसने स्टेप्स लिए हैं। वो कोविड के अंदर था, जैसे वो पहले फरमा रहे थे कि ठीक है वो उनकी बात सही है, ज़्यादा उन लोगों को भी पैसा मिलेगा जिनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक मैकेनिज्म बनाना बहुत मुश्किल था उस टाइम। यानी इंटेंशन गवर्नमेंट की ये थी कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को हेल्प करें, लोगों को सपोर्ट करो। और अभी भी जब ये एनर्जी क्राइसिस शुरू हुए हैं तो इस गवर्नमेंट ने A to D कैटेगरी के अंदर जो काउंसिल टैक्स के यहाँ पे बैंड्स हैं उसके अंदर 150 दिया,
फिर 400 की ग्रांट्स दी, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 1000 या 1500 पाउंड से ऊपर भी पैसा मिलेगा जो एलिजिबल हाउसेज हैं। और इसके अलावा अभी जो लेस का जो मेन है ना, उसका ये है कि वो शी इज मोर फोकस्ड ऑन कटिंग डाउन द टैक्सेस, और दूसरा ये है कि उनका ये है कि कॉर्पोरेशन जो टैक्स है उसके अंदर जो स्केड्यूल इन्होंने किया हुआ है राइज, उसको ये डिक्रीज करेंगे इवन दो। ठीक है कैसे साहब, एक ब्रेक लेते हैं उसको जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। नीलम फवाद साहिबा 11 अगस्त 2022 को कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के इज्तिमा से खिताब करते हुए लिज ट्रस ने कहा था कि कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना तनाज़ा है और इस दोनों ममालिक को के दरमियान हल होना चाहिए, और बरतानिया इसमें जो मदद कर सकता है, अगर फ़रीक़ैन राज़ी हो जाएं तो वो कश्मीर के मसले पर कोई पेशरफ्त कर सकती हैं। यानी एक तरह से उन्होंने सालसी की ऑफ़र दी। आप समझती हैं कि लिज ट्रस की ये ऑफ़र माने रखेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑफ़र किया था लेकिन फिर इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने दो तरफ़ा मामला कह दिया था, हम इसको एक मुतनाज़ा मामला कहते हैं। तो लिज ट्रस का कोई किरदार इसमें फ्रूटफुल हो सकता है नीलम साहिबा? देखिए मैं लिज ट्रस की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट बड़े क्लोज हैं आपस में। अगर आप देखा जाए तो हमेशा से एक इनको एक स्पेशल स्पेस दी जाती है, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ आए हैं तो तभी पे इनको काफ़ी वैल्यू दी गई। मेरे ख्याल में अगर ये दोनों ममालिक अगर सही फैसला करें और मान लें इस बात को कि हाँ बैठ के इस मसले को हल करते हैं, जो कि होना भी चाहिए। इतना अर्सा हो गया कश्मीर के ऊपर बिला वजह की बहस मुबाहिसे और लड़ाई झगड़े करते हुए, हम लोगों को इस वक्त टाइम आ गया कि इस चीज़ों को हल किया जाए। तो है कि अभी मैं थोड़ी सी बात फैसले ये बात करूँगी कि देखिए जो दे दिया कोविड में, जो लोगों की मदद हो गई, सही मायनों में हुई या गलत मायनों में हुई, लोगों की मदद हो गई। अभी पॉइंट ये आ रहा है कि हम जैसे अभी जो साफ फरमा कर गए हैं, बड़ा सही कि वाकई में हेल्प आउट किया जा रहा है, टैक्स जो है वो उनको कम किया जा रहा है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए जैसे कौंसिल के बिल हैं वो कम किए जाएंगे, डेफिनेटली पॉलिसी बनाएंगे लिज ट्रस जो बनानी भी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ, प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए बात करें। लॉन्ग टर्म में इसका क्या हल होगा? आप कब तक सब्सिडाइज करते जाएंगे? कब तक गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे निकाल के लोगों को देती जाएगी? हमें महंगाई कंट्रोल करनी है। महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्यूपाइड करना है। वरना फिर जितना मेरे पास मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा, इस तरह से केसेस आते रहेंगे, आप जितनी मर्जी लोगों को हेल्प कर दें, ईजी कम ईजी गो वाली सिचुएशन होती है। पहले भी कोविड में बेतहाशा हेल्प की गई, कहाँ गया पैसा? लोगों को 50,000 पाउंड, 20,000 पाउंड मेरे ख्याल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा हेल्प की कोविड के वक्त में लोगों की। पैसा ख़त्म हो गया ना। मैं इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ मैं गवर्नमेंट के सामने, मतलब मैं आई कैन रेज माई वॉइस, आई ऑलवेज टेल यू कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी भी जगह पे खड़े होकर कोई भी बात करना, कि प्लीज़ एक पॉलिसी ये बनाई जाए कि हमने लॉन्ग टर्म पे इस पर कैसे कंट्रोल करना है। हमें इतने साल हो गए इंग्लैंड में रहते हुए, अब यही हमारा यही, बेशक हम पाकिस्तानी हैं, हर तरह से हम पाकिस्तानी, लेकिन द थिंग इज दैट वी आर लिविंग ओवर हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड वो एक, आप समझे, एक ऐसा मुल्क है जिसने सारी कम्युनिटीज़ को, सारे इलाके के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को बड़े खूबसूरत तरीके से, मसावाती तरीके से हमें संभाल के रखा हुआ है ना। वेलफेयर सोसाइटी है ये, हर तरह से हर इंसान की मदद करती है। बट मदद करना मायने नहीं रखता, मायने रखता है अगले इंसान को उसके पैरों पे खड़ा करना, उसको जिंदगी में चल। बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कब तक किसी को मछली पकड़ के देते रहेंगे, उसको मछली पकड़ना सिखा दें ताकि आप भी मुबर्रा हो जाएं और उसका काम भी बन जाए। ये बहुत अच्छी बात है नीलम साहिबा जो आपने की है। मैं सादिया साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये कश्मीर वाला एस्पेक्ट, डू यू थिंक कि लिज ट्रस का कोई इसमें रोल हो सकता है? और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जब उनकी बात हुई थी तो कुछ पाकिस्तान के साथ और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ उनके साथ तिजारत की बात हुई थी। क्या लिज ट्रस के आने के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के बीच तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा? डेफिनेटली जब उन्होंने ये कॉल पे जब बात कर रही थी, तो क्योंकि मैं भी उस पर थी, तो उस पर तो उन्होंने काफ़ी कहा है कि हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मुस्तहकम हों। और कश्मीर का भी बिल्कुल एक इशू उठाया गया था वहाँ पे, और इन्होंने बिल्कुल कहा है कि हम करेंगे। और मे बी आई थिंक यहाँ पे हम लोग कभी सोचते हैं कि शायद बेहतर होगा, क्योंकि इनके कैबिनेट मिनिस्टर में सुनने में आ रहा है कि जो एक और हमारे पाकिस्तानी भी हैं, साजिद जावेद, वो भी होंगे।
तो डेफिनेटली अगर हम लोग अच्छे तरीके से लॉबी की जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है और मतलब इन्फ्लुएंस की जा सकती है। ये वो चीज़ नहीं है कि अब ना हो सके। तो होपफुली ये होने के तो चांसेस हैं डेफिनेटली। सही है, ठीक है। अच्छा कैसर चौधरी साहब, अभी जो नीलम साहिबा ने भी बात की कि अब बरतानिया को ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, स्मॉल इंडस्ट्री पे काम किया जाए। हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी डिबेट रही, रवांडा पॉलिसी जो आई, वो लोग जो चैनल क्रॉसिंग के ज़रिए आते हैं, क्या कंजर्वेटिव के दौर में इमिग्रेंट्स के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई एमनेस्टी भी आ सकती है? और अगर ह्यूमन कैपिटल बरतानिया वहाँ से निकालेगा तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी? जी बिल्कुल, थैंक यू। वो जैसा कि अभी पहले बात हो रही थी कि लोकल जो स्मॉल बिजनेस है हमारा, उसको उसी के लिए तो वो उन्होंने उस टाइम वो फंड्स वगैरह दिए ताकि वो सरवाइव कर सकें, रन कर सकें। और स्मॉल जो बिजनेस होता है वही बैकबोन होती है जी। और अभी जो उन्होंने अप्रेंटिसशिप और इस तरह की और बहुत सी फैसिलिटीज मुहैया कर रहे हैं ताकि बच्चे भी जो हैं वो लोग और इस तरफ आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकें ताकि इकोनॉमी जो है वो चल सके। इमिग्रेशन का जहाँ तक है वो काफ़ी प्रेशर है। देखें ब्रेक्सिट हुआ, फिर उसके बाद अभी स्टिल जो है पर डे आई थिंक लास्ट वीक या बिफोर लास्ट वीक की न्यूज़ थी कि 2500 जो है इन वन डे लोगों ने क्रॉस किया है। तो वो ऑफ कोर्स इन पे प्रेशर तो बहुत इस चीज़ का है, लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूँ कि वो उनका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमी पे है और जो इन्फ्लेशन है उस पे है। अभी तो मेरे ख्याल में वो इसके साथ डील करेंगे जो मेन प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद हो सकता है कुछ उस पर भी पेशरफ्त होगी। और हमने भी कश्मीर का, जैसे आपने अभी पहले जिक्र किया, हमने भी उनके साथ मीटिंग हुई हमारी 2-3 दफ़ा, तो इस इशू को उठाया और फिर से उठाएंगे, उस पर काम करेंगे, देखेंगे उनके साथ। मैं भी पार्टी के साथ सिंस लास्ट 14 ईयर। अब लिस्ट फेस की मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। वो शी वाज ए लोकल काउंसलर फॉर 10 ईयर और चूंकि वो नॉर्दर्न एरिया से हैं, एक लोअर क्लास से आई है, फैमिली से ऊपर, सो वो समझती हैं वैल्यू ऑफ मनी और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से समझती हैं। ठीक है, वो जो दूसरे जो कैंडिडेट थे वो बड़े एक्सपर्ट हैं फाइनेंस में, लेकिन इनके पास भी एक अच्छी टीम है, वो फॉर्म कर रही है जो कैबिनेट है उसको, और मेरे ख्याल में वो बेहतर तरह से डिलीवर करेंगी और बिल्कुल इकोनॉमी भी बेहतर होगी। लेकिन आपको पता है कि ग्लोबल इशू है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल प्लान है, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अप्रेंटिसशिप और दूसरी और सी बहुत सी सहूलतें जो दे रहे हैं, टैक्स कटिंग हो रही है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि टैक्स कट करेंगे। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हालात बेहतर होंगे और चैलेंज तो है भी। सही है, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा कैसर अब्बास साहब, पाकिस्तान में एक सैलाबी सूरत हाल है और हमने जो तखमीना लगाया है, हमें कोई इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए $10 अरब चाहिए। इस तनाजुर में बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से कोई तवक्को करनी चाहिए पाकिस्तान को कि कोई खातिर खा इमदाद हमें मिल सके? जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है ये हमेशा पाकिस्तान की फ्रेंड रही है और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट है, ये वन टाइम के ऊपर पाकिस्तान जो यहाँ पे UK एड जा रही है, सबसे बड़ा रेसिपिएंट था पाकिस्तान उसका पूरी दुनिया में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कितना वो क्लोज हैं या कितना पाकिस्तान का ख्याल करते हैं। और अभी भी जब ये सैलाब की सूरत हाल हुई है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे फंडिंग अनाउंस किया, वहाँ पे एक डेक, यहाँ पे एक इदारा है जो मुख्तलिफ चैरिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, उनकी डेक के थ्रू उन्होंने अपील किया और उसमें भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई बंदा, अगर आप फंडिंग करते हैं तो अप टू 5 मिलियन, वो पाउंड फॉर पाउंड, यानी अगर आप डोनेट 1 पाउंड करेंगे तो गवर्नमेंट भी अप टू 5 मिलियन 1 पाउंड उसके अंदर ऐड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हो या चैरिटेबल इदारे हों UK के, वो पाकिस्तान को बड़े उनके दिल के करीब है और हर जब मुश्किल टाइम आता है तो UK की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के साथ वो खड़ी होती है। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अभी चंद दिन पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जहाँ पे एक ब्रीफिंग रखी हुई थी फ्लड के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमने बात की। मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आप सारे पोस्ट क्राइसिस आपकी पॉलिसीज़ हैं, जब आपको कुछ हो जाता है आप क्यों नहीं इन चीज़ों से लेसन लर्न करते हो और प्री क्राइसिस जो है वो कोई पॉलिसी बनाएं और उसके आप अमल भी करें। ये तो कोई बात नहीं है कि जब आप हर साल बाद दोबारा आप कहते हैं कि जी सैलाब आ गया, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए। नो डाउट वहाँ पे हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, मिलियंस
33 मिलियन लोग उससे अफेक्ट हुए हैं, 1/3 जो कंट्री है वो पानी के अंदर है। और यहाँ पे भी इस प्रोग्राम के थ्रू भी अगर आप सुन रहे हैं तो आप पाकिस्तान को यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के थ्रू या अगर आप किसी को डायरेक्टली जानते हैं तो लाजमी वहाँ पे सपोर्ट करें। और अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर आपने थोड़ी सी बात की है, मेरी पर्सनल दोनों उम्मीद जो कैंडिडेट्स थे रशीद सुनक और लिज ट्रस दोनों के ऊपर फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर बात हुई है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट रही है ब्रिटेन की काफ़ी अर्सा पहले, तो आपका इसके बारे में क्या स्टैंस है? तो लिज ट्रस ने बड़ा ओपनली उसको कहा है कि हम समझते हैं कि ये कश्मीर जो है ये एक ऐसा इशू है जिसको हल होना चाहिए और उसके ऊपर वो किरदार अदा करेंगी। और इसी तरीके से फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर उन्होंने 2 स्टेट्स की बात की और उन्होंने कहा कि वहाँ पे अमन होना चाहिए और उन्होंने इसको बड़े खुले दिल से ये तस्लीम भी किया कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, हो सकता है इसका फ़ौरन हल ना हो, लेकिन जो ब्रिटेन का किरदार होगा पॉजिटिवली उन चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने में, वो जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसमें भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। नीलम साहिबा, ये बताइएगा, बतौर खातून रहनुमा बरतानिया जैसे मुआशरे में लिज ट्रस के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? दरअसल मुझे हंसी आई आपकी आवाज़ बात बतौर खातून रहनुमा ब्रीफ में। मैं जहाँ तक अपना भी ऐसा जो मैं रोल पूरा कर रही हूँ, जो अपना रोल निभा रही हूँ सोसाइटी में, मुझे लगता है कि एक शायद छोटे लेवल पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हो, लेकिन एज अ विमेन जब वो पावर में होती है तो वो कहीं ज़्यादा केपेबल होती है, कहीं ज़्यादा पावर में, नॉट ओनली द इन पावर फॉर द डेजिग्नेशन, अपने तौर पे एक पावर में होती है और कहीं ज़्यादा सहन शक्ति उसमें होती है, कहीं ज़्यादा बर्दाश्त की ताकत, कहीं ज़्यादा मामला फहमी उसमें होती है। तो मुझे लगता है कि यकीन है कि लिज ट्रस जो है वो हमारे लिए मार्गरेट थैचर की तरह, थेरेसा मे की तरह बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर साबित होंगी और उनकी पॉलिसीज से मुझे ज़रा सा भी शक नहीं है, क्योंकि मैं उनको बहुत दफ़ा करीब से भी सुन चुकी हूँ। उनके साथ मैंने तो जो उनकी कंservative पार्टी के डिनर थे वो भी अटेंड किए हैं और मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो संगीनी मसले चल रहे हैं हमारे फ्यूल क्राइसिस को लेके या लिविंग कॉस्ट को लेके, उसके लिए बेहतरीन वो पॉलिसीज मेकर में शामिल होंगी। और जहाँ तक मेरी राय है, मैं तो यही कहूँगी कि इसके ऊपर हमें दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने की बात आ गई। सही है। तो लिज के साथ जो है हम सब भी हैं और वो बतौर खातून वो खुद भी बड़ी पावर में है और जो उनकी टीम है, जो उनके पूरे जो कंजर्वेटिव पार्टी जो उनके फेवर में है और उनके साथ जो खड़े हैं, वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा सादिया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बतौर खातून वज़ीर आज़म, हमारे यहाँ तो बेनज़ीर भुट्टो को लोग बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते थे, वो मुस्लिम वर्ल्ड की भी पहली खातून वज़ीर आज़म थी और फिर उसके बाद हमारे पास कोई खातून वज़ीर आज़म रही भी नहीं। लिज ट्रस बतौर खातून वज़ीर आज़म जो बरतानवी ख़वातीन हैं उनके लिए क्या एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हैं या बरतानिया में रहने वाली ख़वातीन के लिए ये एक नॉर्मल ही हैपनिंग है कि जिस तरह थेरेसा मे बन गई, मार्गरेट बन गई थी और अब ये लिज ट्रस भी बन गई हैं? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली इनकी पर्सनालिटी में कुछ तो है जो आखिर ये टॉप पे पहुंची हैं और इनको डेफिनेटली बहुत सारी औरतों की सपोर्ट हासिल है। दूसरा जो आई थिंक यहाँ पे एक स्टांस था जो बहुत बुरे तरीके से लिया गया था कि एक हमारी जो कैंडिडेट को सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि वो कहती थी कि एक औरत ही एक औरत है। तो और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और होता है कि आप नहीं किसी को जेंडर बेस्ड कर सकते हैं, तो जेंडरलेस सोसाइटी को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो आई थिंक लिज ट्रस जो है वो भी इसी माइंडसेट से ताल्लुक़ रखती है और ये औरतों के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि इधर औरतों ने काफ़ी स्ट्रगल की अपने राइट्स को लेने के लिए। यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं थे, यहाँ पे कई चीज़ों के राइट्स नहीं थे जो कि 1940s के बाद आपको ये मिले हैं। तो औरतों ने काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो चीज़ ली है। तो अब सिर्फ इस बेसिस के ऊपर क्योंकि आप जेंडरलेस बना रहे हैं तो इस चीज़ को वापस ना कर लिया जाए। तो आई थिंक इस चीज़ के ऊपर लिज ट्रस बहुत स्टैंड लेंगी और यही एक वजह है कि औरतें इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सेकेंडली जब आप अभी पूछे थे पॉलिसीज़ की, जो एक बहुत इनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नज़र आ रही है, ये खुद भी शेल में काम कर चुकी हैं। तो क्योंकि मैंने मतलब पूछा इनसे कि जब किस तरीके से ये कट डाउन करेंगी जो हमारी राइजिंग जो हमारे यहाँ की फ्यूल कॉस्ट हो रही है,
तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये जो, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रही हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, और इवन जो रशिया की एक आर्म जो इधर काम करती है गैसप्रॉम, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, उसका बिलियंस ऑफ प्रॉफिट आया है। तो कह रही थी कि ऐसे कंपनीज को हम लोग लगाम डालेंगे, क्योंकि ये नहीं कि वो जब दिल चाहे तो अपनी प्राइसेस बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये इफेक्ट पड़ा है। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अगर वो कट डाउन कर दें तो लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जिस कंपनी का दिल कर रहा है वो प्राइसेस बढ़ाए जा रहा है। अभी जैसे नेक्स्ट प्राइस बढ़ना ही है अक्टूबर में, तो ये पहले से मतलब पता है इनको। तो ये चीज़ है कि वो कह रही थी कि मैं कंपनीज को लगाम डालूंगी, क्योंकि कह रही थी मैं खुद भी शेल में काम करती रही हूँ और उनके फाइनेंस में करती रही हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं मेक श्योर करूंगी कि एक हो। और फिर जैसे जो ग्रीन लेवी वाला एक टैक्स हम लोग अपने बिल में जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जी ठीक है। कैसर चौधरी साहब, रशिया यूक्रेन डीएस्केलेशन के लिए लिज ट्रस का किरदार क्या ज़्यादा मुतहर्रिक होगा निस्बतन बोरिस जॉनसन के? जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है जो मेरी फर्स्ट कॉल होगी वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको होगी, और कंटिन्यू जो है उनके साथ काम करेंगे। उनको हर तरह से जो पहले भी फैसिलिटेट किया गया है और आइंदा भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। तो जो उनकी पहली प्रायोरिटी है, पहली कॉल है, वो उनको करेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को। तो यस, वो चूँकि फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, वो फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह समझती हैं, तो मेरे ख्याल में वो इस पर मज़ीद बेहतर काम करेंगी। जी अच्छा, कैसर अब्बास साहब, अब जो अमेरिका का एक प्रेशर था यूक्रेन के हवाले से, फिर यूरोपीय ममालिक जो हैं बहुत से मामलात में उन्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, और एट द एंड जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी एक बड़ी रीज़न ये वार भी बताई जा रही है रशिया और यूक्रेन की। किस हद तक ये अमेरिका के साथ जो टाइज़ हैं यूके की, वो उसकी पासदारी करेंगी या अपने अवाम की हाल को ज़्यादा फोकस करेंगी? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बरतानिया की पॉलिसी में कोई चेंज आ सकता है? देखिए, यूके और यूएस की एक लॉन्ग हिस्ट्री है पार्टनरशिप के ऊपर, और दे हैव बीन स्ट्रॉन्ग अलाइज फॉर मैनी डेकेड्स। तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगी, बल्कि जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन ही होंगे। और दूसरा ये है कि यूके की एक अपनी पॉलिसी भी है यूक्रेन के अंदर, जिसमें वो समझते हैं कि किसी भी अग्रेसर को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर उसको सवालों करने की कोशिश करें। तो इसलिए यूके पहले दिन के साथ ही वो जो है ना वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, उन पिसे हुए मजलूम लोगों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। इसीलिए अगर आप देखें कि उसके अंदर जो काफ़ी चेंजेस उसको पॉलिसीज के अंदर आई थी, वो जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी रशिया के ऊपर या बाकी चीज़ें, उस टाइम लिज ट्रस ही थी जो एज ए फॉरेन मिनिस्टर जिसने ये सारी चीज़ें की थी, और वो उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है चीज़ों को डिलीवर करने का। अगर देखें उसके टर्नओवर में कभी उसने ऐसे नहीं किया कि जिसमें उसने कोई कंट्राडिक्टरी बयान दिया हो या कोई ऐसी चीज़ की हो जिससे लोगों या मुमालिक के अंदर नफरत बने। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने पूरी कोशिश की है कि सारे लोगों को साथ चले, और जहाँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनको भी कंडेम करती है। और जिसकी मैंने एग्जांपल दिया आपको कश्मीर और फ़लस्तीन की, उसके ऊपर भी उसका स्टैंस जो है ना वो बड़ा क्लियर है और बड़ा वो ऐसा विक्टिम फोकस है, यानी मजलूम लोगों के साथ वो खड़ा होना ज़्यादा पसंद करती है, जो मैंने उनसे वो परसीव किया उनके आंसर के साथ। तो बाकी ये है कि अमेरिका की ज़ाहिर पॉलिसीज़ हैं, यूरोप की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन यूके ने उस टाइम समझा था कि वो ज़्यादा अलहदा होकर अपना एक किरदार अदा सकता है, और जॉइंटली एज ए पार्टनर टू यूएस और यूक्रेन और जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ भी जो अपना वो दिफाई एक तावन है वो भी जो है वो जारी रखेंगे मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। अच्छा कैसर अब्बास साहब, लास्ट क्वेश्चन ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा। ब्रेक्सिट के बाद अब ये जो चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर आपका ताल्लुक तो है टोरी पार्टी से, आप इसको डिफेंड तो करेंगे, लेकिन सियासी एतबार से वो कौन सी गलतियां हैं जो पिछले 2-2.5 साल में हुई हैं और अब उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अब देखें ना, वो कोई भी परफेक्ट हुकूमत नहीं है, और हम तो ज़ाहिर है यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रहते हैं जहाँ पे हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात आती है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने में कोई जो कोई मजाका नहीं है। और देखें क्योंकि इस हुकूमत से भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन गलतियों का पस मंज़र ये है कि वो इतने ज़्यादा क्राइसिस हुए हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जैसे आप कोविड देखें, कोविड के अंदर जो सिचुएशन हुई है वो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। फिर उसके बाद ऊपर से यूक्रेन और वो सारी चीज़ें, वो उसकी वार आ गई। तो कोई भी अगर हुकूमत में होता तो आप कोई भी चीज़ परफेक्ट कर नहीं सकते। ज़ाहिर है उनसे गलतियां हो सकती हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लूप होल हो सकते हैं, लेकिन नीयत कभी भी ऐसी नहीं रही कि वो इस तरह की गलत चीज़ें करेंगे। इसीलिए यूके जो है वो इतना सक्सेसफुली, उन्होंने इतने मुश्किल हालात के अंदर
अपने लोगों को सपोर्ट किया, अपने बिजनेसेस को सपोर्ट किया और बाकी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जारी है। ज़ाहिर है अगर गलतियां होंगी तो उनसे सीखना चाहिए और हम सीखते भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, कैसर चौधरी साहब, नीलम फवाद साहिबा, सरिया सादात साहिबा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।